2025 में जब एलियंस ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है, वो सिटीज के चारों ओर 300 मीटर ऊंची दीवारें बना देते हैं ताकि लोग सिटीज के बीच ट्रेवल न कर पाएं और एक ही जगह पर सीमित रहें। कट करके ड्राइवर विल को दिखाते हैं जो अपनी वाइफ कैटी और बच्चों ग्रेस और ब्रायन से विदा लेकर लॉस एंजलिस की सड़कों पर निकल पड़ता है। सड़क पर रेड हेलमेट पहने हुए सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे होते हैं जिन्हें रेड हेलमेट्स कहा जाता है। विल अपने कलीग से बात करके इलीगली लॉस एंजलिस छोड़कर जाने का प्लान बनाता है। वो एक स्मगलर से मिलता है जो उसे एक बॉक्स में रखकर उस पर आइस बार डाल देता है, लेकिन बॉक्स में एक और आदमी होता है जिसे विल बताता है कि उसका 12 साल का बेटा चार्ल्स दीवार के उस तरफ रह गया था और विल उसे ढूंढने जा रहा है। फिर जब ट्रक गेट पर पहुंचता है तो एक एक्सप्लोजन होता है और ट्रक उल्टा जाता है। विल जैसे तैसे बचकर बाहर निकलता है, लेकिन रेड हेलमेट्स उसे घेर लेते हैं। उसी दिन कैटी एक अंडरग्राउंड डीलर से इंसुलिन खरीदने के लिए जाती है, हालांकि वो वहाँ पर बैंड आइटम है। दरअसल एलियंस ने इन जरूरी मेडिसिन को जानबूझकर बैन कर दिया है ताकि कमजोर लोग सर्वाइव न कर पाए। वो इंसुलिन के बदले शराब की बोतल देती है, लेकिन इंसुलिन तो खराब हो चुका था। कैटी तो अपनी गन निकालकर उसको धमकाकर चली जाती है। हालांकि गन रखना यहाँ पर इलीगल है और अगर ड्रोन्स ने डिटेक्ट कर लिया तो कैटी तो मारी जाती भाई। दूसरी ओर विल जेल में होता है और वो कैटी को कॉल भी नहीं कर पाता। कैटी बड़ी परेशान होती है क्योंकि रात को किसी का बाहर जाना यहाँ पर सख्त मना है। फिर उसकी बहन मैडी आती है जिसके बेटे को इंसुलिन की सख्त जरूरत होती है, तो कैटी इंसुलिन की तलाश में निकल पड़ती है और विल के कलीग से ही मिलती है। पर वो झूठ बोलता है कि उसे विल के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि उसने विल को बाहर भेजने में मदद की थी। कैटी को इस तरह खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अचानक पूरी सिटी में अलार्म बजने लगता है। कैटी तो जल्दी से एक मिलिट्री ट्रक के नीचे छिप जाती है और तभी उसके ऊपर एक ड्रोन आ जाता है। इसी बीच एक कैदी को उस ट्रक में घुसाया भी जाता है। कैटी तो बिल्कुल सांस पकड़कर लेटी होती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो गाड़ी निकल जाती है और उसके साथ ही ड्रोन भी चला जाता है। किसी तरह वो जिंदा घर पहुंच जाती है। अगली सुबह वो विल के बारे में पूछने के लिए अपने दोस्त ब्रूस से मिलने जाती है, जो विल के साथ उस वक्त FBI में काम करता था जब एलियंस पृथ्वी पर नहीं उतरे थे। वो अब कैटी को प्रॉमिस करता है कि मैं विल का पता लगाता हूँ, रुको तुम। फिर कैटी हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर बिल्कुल हलचल मची होती है क्योंकि सिटी के एंट्रेंस पर ब्लास्ट हुआ था। अब इस माहौल का फायदा उठाकर कैटी चुपके से स्टोर रूम में जाकर इंसुलिन के कई वायर्स चुरा लेती है। यहाँ जेल में विल को उसका सेलमेट बताता है कि जल्दी उन्हें एलियंस के कारखाने में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसी बीच कुछ सोल्जर्स आकर विल को पकड़कर लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि विल FBI में काम करता था। वो उसे ग्रीन जोन में लेकर जाते हैं जहां पर अब दुनिया के लीडर्स बसते हैं। वहां वो स्नाइडर से मिलता है जो लॉस एंजलिस के गवर्नर का असिस्टेंट है। वो जानता है कि विल एक काबिल FBI ऑफिसर था और वो खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने में एक्सपर्ट भी था। लेकिन जब से पृथ्वी पर एलियंस आए हैं, पुलिस और मिलिट्री तो उन्हीं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। इसी वजह से विल को अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ती है। पर अब स्नाइडर को उसकी मदद चाहिए। वो चाहता है कि विल रेबल्स के लीडर को पकड़ कर लाए जो एलियंस की सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और लोगों को उनके खिलाफ भड़का भी रहे हैं। बदले में गवर्नर विल की फैमिली को पूरी प्रोटेक्शन देगा। इसी बीच एक एलियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाला होता है और उसी वक्त स्नाइडर विल को बताता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी वजह तुम्हारी फैमिली को एलियंस की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। उसी रात रेड हेलमेट्स विल को उसके घर छोड़ देते हैं। उसकी फैमिली उसको देखकर बड़ी खुश होती है। विल बोलता है कि मैं एक एक्सीडेंट में फंस गया था इसलिए देर हो गई है, लेकिन कैटी तो जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। विल फिर सच बता ही देता है कि मैं हमारे बेटे चार्ल्स को ढूंढने गया था। कैटी बेचारी रो पड़ती है, लेकिन जब विल कैटी को स्नाइडर के प्रस्ताव के बारे में बताता है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं एक गद्दार की पत्नी नहीं कहलाना चाहती हूँ। अगली सुबह वो स्नाइडर को अपने किचन में पाते हैं जिसने खुद उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। दरअसल वो विल की वाइफ कैटी को भी कन्विंस करने आया है कि अगर विल ने उनका काम किया तो उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। 24 घंटे सिक्योरिटी, बच्चों के लिए पर्सनल ट्यूटर, अच्छा खाना और परमानेंट नौकरी। इतना ही नहीं, एलियंस तुम्हें तुम्हारा पुराना बार खोलने की परमिशन भी देंगे। विल फिर ये सुनकर ये प्रस्ताव मान जाता है, लेकिन साथ ही कहता है कि मुझे अपना बेटा चार्ल्स वापस चाहिए किसी भी हालत में। स्नाइडर भी प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब अगली सुबह केटी एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एलियंस के खिलाफ काम करने वाले रेबल्स रहते हैं। वो तो उन्हें बता देती है कि सरकार ने एलियंस के लिए काम करने के लिए मेरे पति विल को हायर किया है। अगले दिन दिखाते हैं तो विल काम पे जाता है तो उसको पता चलता है कि स्नाइडर ने उससे धोखा दिया है। दरअसल विल को एक स्पेशल यूनिट का कमांडर बनाने के बजाय उसने विल को फिलिस का सबऑर्डिनेट बना दिया था, जो अब उसे उस आदमी का पता लगाने का काम देती है जिसने सिटी एंट्रेंस में बॉम्ब रखा था। और इस टास्क में उसका पार्टनर होता है बेंजामिन नाम का एक पुलिस ऑफिसर। दूसरी ओर केटी अपने पुराने बार में जाती है जहां उसके खोए हुए बेटे चार्ल्स की बहुत सारी चीजें होती है। तब ब्रूस वहां पर आता है और पूछता है पुलिस को बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में क्या पता चला, कुछ पता चला क्या? पर केटी कहती है कि विल ने तो आज ही काम ज्वाइन किया है, अब तक उसे कुछ पता नहीं चला। वैसे वहाँ विल और बेंजामिन एक वांटेड क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं। वो क्रिमिनल वहीं पर होता है। ये लोग उसको पकड़ भी लेते हैं, लेकिन तभी एक ड्रोन वहाँ पर आता है। विल उसकी लेंस को डायरेक्टली घूरता है तो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं जहाँ पर विल का पुराना कलीग होता है।
वो विल से विनती करता है कि मुझे अपना इन्फॉर्मर बताकर रिलीज करवा दो यार प्लीज। विल भी फिल से ये बात करता है लेकिन वो मना कर देती है। अब विल उस कलीग के घर जाता है जो कि घर नहीं बल्कि असल में एक टेलर व्हीकल है, लेकिन वहाँ उसकी फैमिली नहीं होती क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चा विल के घर गए होते हैं। यहाँ देखते हैं तो कैटी उन दोनों को अपने घर की ऊपर वाली मंजिल में छुपाकर ब्रूस के पास जाती है। वो विल के कलीग और उसकी वाइफ के लिए नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने को कहती है, लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि रेबल्स ये रिस्क नहीं ले सकते। कैटी निराश होकर वहाँ से घर लौट आती है और जब विल घर आता है तो अपने कलीग की वाइफ और बेटे को सेफ पाकर बड़ा खुश हो जाता है और उन्हें एक आदमी के पास लेकर जाता है जो उनके लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बना सकता है। लेकिन रास्ते में वो रेड हेलमेट्स उनको रोक लेते हैं, पर जब विल उन्हें अपना पास दिखाता है ना तो वो सॉरी कहकर उसको जाने देते हैं। अब ये देखकर कैटी तो चौंक जाती है कि वाह, आखिर वो उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और जब वो आदमी नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहा होता है तो विल कैटी को बता देता है कि मैंने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया जिसने सिटी एंट्रेंस पर बॉम्ब रखा था और जब मैं इन रेबल्स के चीफ जेरा नामो को भी पकड़ लूंगा तो मुझे अपना बेटा चार्ल्स वापस मिल जाएगा। फिर विल अपने दोस्त की वाइफ और बच्चे को एक रिफ्यूजी कैंप पर लेकर जाता है। कैटी रेबल्स के लीडर एलेक्स से मिलती है जो कहता है कि फिलहाल तो हमें चुप रहना होगा। वैसे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो आदमी पकड़ा गया है वो दूसरे रेबल ग्रुप का आदमी है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें सतर्क रहने को कह दूंगा। जब विल पुलिस स्टेशन लौटता है तो फिल्स बताती है कुछ प्रिजनर्स को एलियंस की फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। दरअसल जब एलियंस ने पृथ्वी पर कदम रखा था तो सिर्फ 8 घंटों में उन्होंने सिटी के सारे डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे में रेबल्स का छोटा सा ग्रुप उनका क्या बिगाड़ लेगा। उस रात भी अपना विल बहुत परेशान होता है। वो कैटी को बताता है कि जो रेबल पकड़ा गया था उसने अपना मुंह खोल दिया है और पता चल चुका है कि उसका ग्रुप कहां पर छुपा हुआ है। फिर विल निकल जाता है और केटी तुरंत ब्रूस को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन दे देती है। दूसरी ओर कातिलों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और उन्हें डिसइंफेक्ट करके दूसरे कपड़े दिए जाते हैं। इतने में रेड हेलमेट्स रेबल को पकड़ने के लिए उनकी जगह पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ रेबल्स की लाशें होती है। विल रियलाइज करता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई गुप्तचर तो जरूर है जो रेबल्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। अगली सुबह एक आदमी एक ट्रॉली लेकर लॉस एंजलिस के घर के अंदर जाता है। तुरंत एक रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू होता है जिसमें जेरा नामो की आवाज गूंजती है कि हमें एलियंस की तानाशाही खत्म करनी होगी। इस ट्रांसमिशन को रेड हेलमेट्स डिटेक्ट कर लेते हैं और उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और तभी विल का बेटा ब्रायन उस रिकॉर्डिंग का डुप्लीकेट बनाकर उन कैसेट्स को बेड के नीचे छुपा देता है। पर जब मिलिट्री लॉस एंजलिस के उस घर में पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता। उसी दिन कैटी पहली बार रेबल्स के साथ मिलकर एक फूड ट्रक पर हमला कर देती है। इस ऑपरेशन के दौरान उनका एक साथी जिसका नाम किम है वो बुरी तरह घायल हो जाता है। कैटी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन ब्रूस उसे वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर तो कैटी चौंक जाती है। इतने में ड्रोन्स आ जाते हैं और हर किसी पर शूट करने लग जाते हैं, लेकिन ब्रूस जानता था कि रेड हेलमेट्स कितनी देर में क्राइम सीन पर पहुंचने वाले हैं। इस ऑपरेशन के बाद केटी बड़ी तेजी से घर आती है और तुरंत शरीर पर लगा खून साफ करने लग जाती है। वो इतनी शॉक में होती है कि वो किसी से बात तक नहीं करना चाहती और बहुत देर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। अगले दिन ब्रायन अपने टीचर को एक कैसेट देता है। टीचर बताता है कि एलियंस के शिप जिस तरह टेक ऑफ करते हैं उसमें बदलाव आया है। उसने एक्चुअली एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए देखा था, इसलिए अब वो बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप बनाने वाला है। यहाँ पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और वो किम की लाश को देखते हैं। फिल्स उसकी फोटो लेने को कहती है और उसे पता चल जाता है कि उस लड़के का नाम किम है। अब रेड हेलमेट्स किम के घर जाकर उसके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेते हैं। इस बात से तो यहाँ विल को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो भीड़ में खड़े ब्रूस को नोटिस करता है। ब्रूस तुरंत रेबल्स के बेस में पहुंचकर किम के पेरेंट्स के अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन इस बार उनका लीडर एलेक्स बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि किम के पेरेंट्स पुलिस को कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि किम रेबल था। विल घर जाता है तो कैटी बताती है सुबह मेरे अजीब बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। दरअसल बार में चार्ल्स की चीजों को देखकर मैं जरा परेशान हो गई थी। विल भी उससे माफी मांगता है कि मैं एलियंस की हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी माफ कर दो। कर पाता तो कब का हमारा बेटा चार्ल्स वापस आ चुका होता। विल के जाने के बाद केटी ब्रूस से मिलती है जो बताता है मैंने किम को इसीलिए मारा ताकि वो पुलिस के टॉर्चर से बच जाए और अब केटी को विल से पता लगाना होगा कि उसे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पता चला है। दूसरी ओर ब्रायन की गर्लफ्रेंड उससे मदद मांगती है क्योंकि उसका भाई सिटी के तगड़ी दीवार के नीचे उस टनल में फिसल कर गिर गया था और उसके पैर पर भी चोट लग गई थी। ब्रायन उसके साथ जाता है। दरअसल एलियंस के आने से पहले ब्रायन की गर्लफ्रेंड के पिता यहाँ पर काम करते थे और अब वो इस टनल के जरिए दीवार के उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ विल और बेंजामिन एक कल्चरल सेंटर में जाते हैं जहाँ पर किम जाया करता था। वहाँ पर उन्हें कई वेपन्स मिलते हैं। यहाँ ब्रायन के फ्रेंड्स बताते हैं कि वो कई दिनों से इस टनल के रास्ते से दीवार के उस तरफ फूड आइटम्स लेने जाते हैं, असल में उस तरफ कोई नहीं है। यहाँ दिखाते हैं तो एलेक्स ब्रूस से कहता है तुम कैटी को बता दो कि उसके पति ने कल्चरल सेंटर से हमारे वेपन्स निकालकर अच्छा नहीं किया
और फिर ब्रूस कैटी को भी बता देता है। लेकिन कैटी को सबसे ज्यादा उसकी फैमिली की सेफ्टी की चिंता होती है। फिर भी शाम को वो अपने बार को गेस्ट्स के लिए खोल देती है। सेलिब्रेशन का माहौल होता है, लेकिन इसी बीच स्नाइडर वहाँ पर आ जाता है। वो इस बार के खोलने के लिए सभी को बधाई देता है और कहता है इस तरह की जगहों को वापस खोलने की परमिशन देकर एलियंस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे लोग अपना स्ट्रेस, अपना टेंशन सब कुछ रिलीज कर पाएंगे। अब ये सुनकर ना कैटी को बहुत गुस्सा भी आता है कि विल ने सिर्फ अपने बेटे चार्ल्स को पाने के लिए खुद को एलियंस के हाथों बेच दिया है, बताओ। पर विल भी कहता रहता है कि जब तक चार्ल्स नहीं मिल जाता मैं स्नाइडर के साथ ही काम करूंगा, उसका साथ ही दूंगा। फिर वो बेंजामिन को बताता है कि जरूर हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन रेबल्स को दे रहा है, लेकिन बेंजामिन इस बात से सहमत नहीं होता। इसी बीच केटी ब्रूस को बता देती है कि पुलिस रेबल्स के अड्डे को इतनी जल्दी इसलिए पता लगा पाई क्योंकि एक औरत है जो उनकी मदद कर रही है। उसके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिससे वो बड़ी आसानी से इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। मैं उस औरत का नाम बताने को तैयार हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम्हारी वजह से विल की लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा। ब्रूस वादा कर देता है। अगले दिन रेड हेलमेट्स स्कूल में घुसकर एक टीचर को अरेस्ट कर लेते हैं और एक स्टूडेंट को पीट भी देते हैं। उनमें से एक आदमी हेलमेट उतारता है तो पता चलता है कि वो ब्रूस है। फिर वो रेबल्स के बेस में जाकर एलेक्स को बताता है कि मैंने रेड हेलमेट्स का ड्यूटी शेड्यूल देख लिया, अब हम जान सकते हैं कि वो किस वक्त कहां पर होंगे। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। उसी दिन फिल्स विल को लॉस एंजलिस रेबल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाती है और कहती है अगर वो एक हो गए और गवर्नर के खिलाफ जंग पे उतर आए तो एलियंस इस पूरी सिटी को मिटा डालेंगे। फिर ना तुम बचोगे और ना तुम्हारी फैमिली, इसलिए तुम आखिर तक हमारा साथ देना। दूसरी ओर कैटी बच्चों को उनकी गवर्नेंस के साथ टहलने के लिए भेज देती है। फिर कैटी एक स्ट्रीट लाइट को ऑन करती है जिससे रेबल्स को एक सिग्नल मिलता है और एक बोतल के टूटने की आवाज आती है। फिर वो 1 से 10 तक गिनती है और फायर एक्सटिंग्विशर निकालकर वहां पर आग को बुझाती है। आग बुझाने के बाद वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करती है। फिर रेड हेलमेट्स के साथ विल भी आ जाता है और उसे गुस्सा भी आता है कि वो उसके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। फिल्स कैटी को प्रॉमिस करती है कि तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी सरकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हमने तो पड़ोसियों को भी वार्न कर लिया है कि अगर तुम लोगों को कुछ हुआ तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। ये सुनकर केटी परेशान हो जाती है कि अब पड़ोसी इनकी फैमिली से डरने लग जाएंगे। केटी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई हमारी फैमिली से डरे। फिर फिल्स पति पत्नी की पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो मैडी कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर चार्लेट से मिलने जाती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि चार्लेट को एक असिस्टेंट की जरूरत है। यहाँ केटी के इंटेरोगेशन के बाद फिल्स विल से मिलती है और उसे ब्रायन के बेड के नीचे मिले उस टेप्स को दिखाती है और कहती है तुम्हें अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या क्या करता है। फिलहाल वो ब्रायन के खिलाफ कोई एक्शन न लेने का प्रॉमिस करती है। विल घर आकर ब्रायन से उन टेप्स के बारे में पूछता है तो वो विल को एक पोस्टर दिखाता है और बताता है कि जेरा नामो ने एक नया ब्रॉडकास्ट रिलीज किया है। अब कैटी रेबल्स के लीडर एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स वादा करता है कि रेबल्स से विल को कोई खतरा नहीं होगा और बदले में कैटी उन्हें बता देगी कि फिल्स ही वो औरत है जिसके पास वो इम्पोर्टेंट डेटाबेस है। एक और बार रेडियो पर जेरा नामो का ब्रॉडकास्ट रिलीज होता है और इस बार पुलिस उस सिग्नल को तुरंत डिटेक्ट कर लेती है जो कि लाइब्रेरी से आ रहा है। वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं तो एक आदमी अपने आखिरी शब्द बोल रहा होता है कि अब बगावत को कोई नहीं रोक सकता। उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन विल जानता है कि जेरा नामो ये हो ही नहीं सकता। ये सुनकर स्नाइडर परेशान हो जाता है क्योंकि उसने पहले गवर्नर को बता दिया था कि हम जेरा नामो को पकड़ चुके हैं, पर ये तो वो है नहीं। दूसरी ओर वहां दिखाते हैं तो चार्लेट बड़ी टेंशन में होती है क्योंकि उसे अपने कल्चरल सेंटर के लिए एक फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग चाहिए थी, लेकिन वो उसे मिली नहीं। तब मैडी बताती है कि वो एक ऐसे आदमी को जानती है जो उन पेंटिंग्स को कलेक्ट करता है, क्योंकि मैडी इससे पहले एक आर्ट हिस्टोरियन थी। यहाँ वो आदमी जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था वो कबूल कर लेता है कि असल में वो जेरा नामो है ही नहीं, बल्कि उस ब्रॉडकास्ट में उसने जो भी कहा था वो उसे एक पाइप में लिखा हुआ मिला था। विल की टीम वहां पहुंचती है तो वो देखते हैं कि वो पाइप ग्रीन जोन की ओर जाता है। यहाँ चार्लेट को पेंटिंग भी मिल जाती है और इसी खुशी में वो मैडी को अपनी असिस्टेंट का जॉब दे देती है और प्रॉमिस भी करती है कि तुम्हारे बेटे के लिए इंसुलिन का इंतजाम मैं करवाऊंगी। दूसरी ओर फिल्स विल को बताती है कि मैंने तुम्हारे बेटे के पास मिले सारे टेप्स जला दिए हैं, अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो घर जाता है तो ब्रायन बताता है मैं जेरा नामो को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आम लोगों की आखिरी उम्मीद वही है जो हमें एलियंस की हुकूमत से बचा सकता है। और जब कैटी अपने बार में जाती है तो वहाँ फिल्स बैठी होती है। वो बताती है कि मेरा पति भी विल की तरह है, वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि उसकी पत्नी असल में क्या कर रही है। वो कैटी को उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जो ट्रक के एक्सीडेंट साइट पर लिया गया था। वो उसे वार्न करती है कि तुम रेबल्स का साथ देना छोड़ दो, अगर तुम्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए तो आज से तुम मेरे लिए काम करोगी, ना कि रेबल्स के लिए। जब फिल्स घर आती है तो उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है।
दरअसल वो पैरालाइज्ड हो चुका था। लेकिन वहाँ फिल्स ब्रूस को पाती है और कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ किस मकसद से आए हो, लेकिन तुम्हें मेरे पति को भी खत्म करना होगा। ब्रूस शूट कर देता है। अगले दिन विल और उसकी टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहाँ दीवार पर जेरानामो का नाम लिखा होता है। फिल्स की मौत से स्नाइडर को धक्का लगता है, क्योंकि वो एलियंस और ह्यूमंस के बीच एक ब्रिज की तरह थी और एलियंस के बिहेवियर को अच्छी तरह समझती थी। स्नाइडर विल से कहता है कि जल्द से जल्द पता लगाओ कौन है कातिल। इसी बीच जेरानामो की ग्रुप का एक आदमी पकड़ा जाता है, जो इन्हें ग्रीन जोन का एक एड्रेस बताता है। रेड हेलमेट्स तुरंत उस जगह को घेर लेते हैं और एक सीक्रेट रूम में वो एक ग्रुप को देखते हैं जो खुद को जेरानामो ग्रुप कहता है। दूसरी ओर ब्रायन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दीवार के उस तरफ पहुंचता है, जहां पर एक सुनसान सिटी है। वहां पर एक बहुत बड़ा गोडाउन होता है, जहां इनकी जरूरत की ढेर सारी चीजें स्टॉक में होती हैं। अब लॉस एंजलिस में हर तरफ अनाउंसमेंट होता है कि जेरानामो का ग्रुप खत्म कर दिया जा चुका है, लेकिन विल जानता है कि ये झूठ है। यहाँ स्नाइडर परेशान हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जिस कपल को जेरानामो ग्रुप समझकर अरेस्ट किया था, वो किसी भी एंगल से टेररिस्ट नहीं दिखते। स्नाइडर विल को वार्न करता है कि अगर तुमने असली जेरानामो ग्रुप को नहीं पकड़ा तो मैं चार्ल्स को ढूंढने में तुम्हारी जरा भी मदद नहीं करूंगा। वो विल को सर्च टीम का हेड अपॉइंट कर देता है। विल तुरंत अपना काम शुरू करता है, क्योंकि उसे अपना बेटा चार्ल्स चाहिए। उसकी असिस्टेंट जेनिफर बताती है, शायद तुम्हारी वाइफ ही जासूस है जो पुलिस की हर खबर उन रेबल्स को दे रही है। विल परेशान होकर घर आता है तो ब्रायन अपनी बहन ग्रेस को एक बुक ला कर देता है, जो उसने दीवार के उस तरफ वाले गोडाउन से निकाली थी। लेकिन वो विल से झूठ कहता है कि मैंने अपने दोस्त को कुछ संतरे दिए और बदले में बुक ले ली। यहाँ स्नाइडर उस आदमी को इंटेरोगेट करता है जिसे जेरानामो समझकर इन लोगों ने पकड़ा था। वो कहता है, मैं महज एक एक्टर हूँ सर। अब स्नाइडर उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम हमारे लिए अपनी जेरानामो वाली एक्टिंग जारी रखोगे तो मैं तुम्हें दूसरी सिटी ब्लॉक में भिजवा दूंगा, जहां तुम आराम से रह सकोगे। यहाँ ब्रायन अपने टीचर को एक पावरफुल लेंस दिलाने का वादा करता है, जिससे वो एक पावरफुल टेलीस्कोप बना पाएगा। दूसरी ओर विल कैटी के बार को सर्च करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कैटी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता, सिवाय एक बुक के, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। यहाँ ये डुप्लीकेट जेरानामो पर मुकदमा चलता है, जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। वहाँ टेररिस्ट अटैक के सारे विक्टिम्स और उनके परिवार वाले उसके खिलाफ गवाही देते हैं। अब नकली जेरानामो को फांसी देने के लिए सिटी के बीच एक स्टेज सेट किया जाता है, और जो एक्टर जेरानामो बना है वो स्नाइडर की बात पर विश्वास करके ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि स्नाइडर ने वादा किया है कि वो टेररिस्ट को खत्म करेगा और उसे दूसरी सिटी में भेज देगा। लेकिन जब सच में उसको फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है, तब जाकर वो रियलाइज करता है कि स्नाइडर ने उसको धोखा दे दिया है। लेकिन अब तो कुछ कर भी नहीं सकता और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। स्नाइडर तुरंत विल को एक जगह पर लेकर जाता है। अब दूसरी ओर एलेक्स दूसरे अटैक की तैयारी में लग जाता है और कैटी भी उनके साथ होती है। यहाँ विल स्नाइडर पर गुस्सा करता है कि एक बेकसूर एक्टर को धोखा देकर सबके सामने उसकी जान लेकर तुम्हें आखिर मिला क्या। स्नाइडर कहता है कि हमें पब्लिक को शांत करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब वो चैन से रहेंगे कि जेरानामो मर चुका है। अब मुझे असली जेरानामो को ढूंढने की मोहलत आराम से मिल जाएगी। इनकी गाड़ी को सिक्योरिटी देने के लिए रेड हेलमेट्स एक गाड़ी में आते हैं, जिनमें ब्रूस भी होता है। वहाँ एक जगह उन्हें डाइवर्ट किया जाता है, और जब गाड़ियां स्लो हो जाती हैं, तो ब्रूस अपने साथियों यानी दूसरे रेड हेलमेट्स को शूट कर देता है। अब स्नाइडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन विल दरवाजा बंद कर देता है। इतने में रेबल्स जो रेड हेलमेट्स के भेस में थे, वो कार को शूट करके दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच विल उन पर फायर कर देता है और स्नाइडर को बचाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर ड्रोन्स भी आ जाते हैं, लेकिन रेबल्स बच निकलते हैं। विल स्नाइडर को बार में लेकर जाता है, जहाँ उसी वक्त कैटी भी आ जाती है। कैटी अकेले में विल को डांटती है कि इस विश्वासघाती आदमी के लिए तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। लेकिन विल को स्नाइडर की मदद करनी पड़ेगी, वरना उसका बेटा चार्ल्स वापस नहीं आएगा। बार का फोन काम नहीं करता, तो वो फोन बूथ में जाकर कॉल करता है और अपनी फोर्स को बुलाता है। इसी बीच कैटी एलेक्स से कम्युनिकेट कर देती है कि स्नाइडर मेरे बार में है। फिर वो स्नाइडर को बातों में उलझा कर रखती है। स्नाइडर बताता है कि वो एक इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था। वो सिर्फ 6 या 7 कॉलोनीज के बारे में जानता है, और उन कॉलोनीज के आगे क्या है वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। इतने में विल लौट आता है और बताता है कि हमारी फोर्स जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगी। वो आगे कहता है कि असल में जेरानामो किसी एक आदमी का नाम नहीं, बल्कि उन सारे लोगों का नाम है जो एलियंस के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं। कैटी कहती है कि अगर कोई स्नाइडर को खत्म करना चाहता है तो तुम बीच में मत आना प्लीज। पर विल कहता है कि अगर मैं नहीं तो कोई और मेरी जगह ले लेगा, स्नाइडर को बचा लेगा। इसी बीच स्नाइडर रिवील करता है कि उसकी टीम ने चार्ल्स का पता लगा लिया है और उसे यहाँ लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अचानक कोई दरवाजे पर नॉक करता है। ये लोग स्नाइडर को छुपा देते हैं और दरवाजा खोलते हैं। रेड हेलमेट के भेस में ब्रूस अंदर आता है। कैटी उसको बेसमेंट में लेकर जाती है और उसे फिर वार्न करती है कि स्नाइडर को मारने के चक्कर में विल को कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पर वो कहता है कि मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे पति को हमारे हर ऑपरेशन में टांग अड़ाने की जो आदत है ना, वो सही नहीं है। घर की तलाशी लेकर ब्रूस चला जाता है, लेकिन विल को यकीन हो जाता है कि ये रेबल्स का आदमी था
और जल्दी अपने साथियों को यहाँ पर जरूर लेकर आएगा। वो दरवाजे को ब्लॉक करने लग जाते हैं। स्नाइडर फिर एक बार चार्ल्स का जिक्र करता है तो केटी को गुस्सा आ जाता है कि ये बार बार चार्ल्स का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच रेबल्स बार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। अब स्नाइडर घबरा जाता है और कबूल करता है कि मैं तो सिर्फ गवर्नर के ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ, असल में मैंने एलियंस को कभी देखा तक नहीं है। विल केटी को छुप जाने के लिए कहता है और खुद स्नाइडर की सुरक्षा के लिए रेबल्स से लड़ने का फैसला करता है। फिर रेबल्स एक स्मोक ग्रेनेड फेंक कर अंदर घुस आते हैं। विल उन पर फायर करता है और तभी एक रेबल विल को देख लेता है और विल को मारने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी केटी उसको शूट कर देती है। पर जब ब्रूस उस पर एम करता है तो विल कैटी को गन हटा देने को कहता है। फिर वो विल और कैटी को गन पॉइंट पर बेसमेंट में ले जाकर छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन विल एक मशीन गन लेकर उसके पीछे जाता है। इतने में सारे रेबल्स वहां से निकल चुके थे। फिर असली रेड हेलमेट्स आकर स्नाइडर को कबर्ड से बाहर निकालते हैं जहां विल ने उसको छुपा रखा था। उसी शाम को दिखाते हैं तो विल कैटी को बताता है असल में इन रेबल्स का जेरा नामों से कोई लेना देना है ही नहीं, ये लोग अपने मकसद के लिए उसका नाम यूज कर रहे हैं बस। और स्नाइडर भी उसका फायदा उठाकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एलेक्स रियलाइज करता है कि केटी सिर्फ एक डबल एजेंट है जो उन्हें गुमराह कर रही है। दूसरी ओर मैडी का चार्लेट के हस्बैंड नोलन के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। नोलन न्यू एज प्रीचर चर्च का लीडर है। अब जैसा कि हमने देखा था कि विल ने अटैक के दौरान ब्रूस को देख लिया था और अब उसे ब्रूस को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। पर जब वो ब्रूस के घर पहुंचते हैं तो घर ब्लास्ट हो जाता है। वो उसकी टीम के दूसरे रेड हेलमेट से पूछताछ करता है तो एक रेड हेलमेट बताता है कि उसकी छाती पर एक अजीब टैटू था। अब ये जानकर विल अनुमान लगा लेता है कि वो जरूर स्पेशल फोर्स में रहा होगा। दूसरी ओर ब्रूस एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर अपने कद और साइज के आदमी की लाश चुरा लेता है। फिर वो एलेक्स के साथ मिलकर उस लाश को एक कार में रखवाकर उसे जला देता है। दरअसल एलेक्स ब्रूस को विश्वास दिलाना चाहता है कि तुम्हारी फ्रेंड केटी धोखेबाज निकली। इसी बीच पुलिस को कार में जली हुई लाश मिलती है जिसकी आइडेंटिटी ब्रूस से मैच करती है, लेकिन विल को अब भी यकीन है कि ये ब्रूस का खेल है जो इन्हें धोखे में रखना चाहता है। कैटी रेबल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो सफल नहीं होती, पर उसे एक एनक्रिप्टेड मैसेज मिलता है जिसमें रेबल्स की मीटिंग वाली जगह का जिक्र होता है। कैटी वहां पर पहुंचती है तो ब्रूस उसको लेने आ जाता है। यहाँ जेनिफर को पुलिस डेटाबेस में 14 लोगों की डिटेल्स मिलती है लेकिन उन सब की फोटोज ब्रूस की होती है। वो बताती है कि ब्रूस न सिर्फ स्पेशल फोर्स में था बल्कि वो एक FBI एजेंट भी रह चुका है। यहाँ ब्रूस कैटी से सवाल करता है कि तुमने अपने ही साथी को शूट क्यों किया, ये बताओ। वो बताती है कि मैंने शुरू से तुमसे कह दिया था कि मेरे पति को या बच्चों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मैंने कोई गद्दारी नहीं की और अब तक जी जान से एक रेबल बनकर लड़ रही हूँ। लेकिन दोस्तों ब्रूस अब भी उसकी सच्चाई पर शक करता है तो वो निराश होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद ब्रूस रिचल नाम के एक रेबल के पास आता है और बताता है कि एलेक्स ने कैटी को खत्म कर देने का ऑर्डर दे दिया है लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। यहाँ विल स्नाइडर से मिलने ग्रीन जोन में जाता है और बताता है कि ब्रूस महज एक रेबल नहीं बल्कि बहुत ही पहुंचा हुआ FBI एजेंट है जो अब रेबल बन गया है, लेकिन मैं उसे कैसे भी पकड़ कर रहूंगा। इस पर स्नाइडर उसको चार्ल्स की एक रिसेंट फोटो दिखाता है और जब वो कैटी को फोटो दिखाता है तो वो कहती है कि हमें कैसे भी करके इस स्नाइडर के कंट्रोल से बाहर निकलना होगा। विल भी प्रॉमिस करता है कि ठीक मौका पाकर वो स्नाइडर के चुंगल से छूटने की कोशिश करेगा। और वहां दिखाते हैं तो मैडी और नोलन के अफेयर के बारे में नोलन की वाइफ चार्लेट को पता चल जाता है और वो मैडी को नौकरी से निकाल देने की धमकी देती है, लेकिन नोलन मैडी को अपनी असिस्टेंट की पोजीशन ऑफर करता है। दूसरी ओर विल ब्रूस की फोटो लाकर कैटी से कहता है कि तुम्हारे बार में इसके फिंगरप्रिंट्स थे, जिसका मतलब है कि ये पहले भी बार में आ चुका है। पर कैटी कहती है मैं इसको नहीं जानती। फिर वो ब्रूस के द्वारा मारे गए विक्टिम्स की फोटो दिखाता है और तब कैटी कबूल करती है कि हाँ ये हमारे बार में आया था। वो कह रहा था कि वो अपनी माँ के घर रहता है क्योंकि उस घर का रिपेयर चल रहा है। यहाँ जेनिफर को दिखाते हैं जो कुछ कंस्ट्रक्शन स्टोर्स के रिसर्च के जरिए ब्रूस की माँ के घर का पता लगा लेती है। इसी बीच रेचल कैटी को बताती है कि असल में ब्रूस ने सच में कई लोगों को मार डाला था, लेकिन हमारे मकसद को पूरा करने के लिए ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियां तो लोगों को देनी ही पड़ेंगी। तब कैटी कहती है कि मैं भी उसका शिकार बनते बनते रह गई। रेचल कहती है कि उसने अपनी मर्जी से वो अटैक नहीं किया था। फिर कैटी ब्रूस को कॉल करती है कि विल ने तुम्हारा पता लगा लिया है। अब रेड हेलमेट्स ब्रूस की माँ के घर जाते हैं लेकिन वो खाली होता है। वहाँ के टूल्स वगैरह देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर किसी ने ब्रूस को सावधान कर दिया होगा। विल ब्रूस के एक पड़ोसी का आवाज देता है जो कि एलेक्स होता है, पर वो कहता है कि मैं कभी अपने पड़ोसी को देखा ही नहीं। इसी बीच विल को उस घर में वही बुक मिलती है जो उसने कैटी के बार में देखी थी। इसी बीच विल के पुराने कलीग को दिखाते हैं जो कि एक फैक्ट्री में है। वहाँ पर अक्सर वर्कर्स बीमार पड़कर मर जाते हैं और तब बताया जाता है कि ये फैक्ट्री चांद पर है। विल अपने बच्चों को चार्ल्स की फोटो दिखाता है और सच बता देता है कि सिर्फ चार्ल्स को वापस पाने के लिए मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूँ। उस दिन लॉस एंजलिस की गवर्नर स्नाइडर से मिलने आती है और बताती है कि पैसिफिक रीजन का चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आ रहा है। स्नाइडर कहता है कि यहाँ पर तो सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो कहती है कि तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो, यहाँ की असली सिचुएशन वो नहीं है जो तुम बता रहे हो। अब कैटी रिचल से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों माइनर बेटे रेबल्स का साथ दे रहे हैं। अब इस पर कैटी
समझ नहीं पाती कि वो खुश हो या दुखी। वो रेचल को बताती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं रेबल्स को दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपने परिवार की सेफ्टी चाहिए। दूसरी ओर एलेक्स विल को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी वाइफ ही जासूस है जो रेबल्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है। वो विल को मीटिंग के लिए बुलाता है और जब विल वहां पर पहुंचता है तो वो बताता है कि मैं ही रेबल्स का लीडर हूँ, लेकिन दूसरी सिटी जाने की आजादी पाने के लिए मैं अपने ही साथियों को धोखा देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर ब्रूस रेबल्स के यूथ सेल के लीडर को मिलने जाता है। वो ब्रूस को एक इंपॉर्टेंट आदमी के आने की खबर देता है। फिर वापस आकर बेंजामिन को सब कुछ बता देता है। फिर वो स्नाइडर को एलेक्स की शर्तों के बारे में बताता है तो वो कहता है कि मैं एलेक्स से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, मीटिंग अरेंज करो। उसी शाम को कैटी विल से पूछती है अगर स्नाइडर जानता है कि हमारा बेटा चार्ल्स कहाँ पर है और उसकी फोटो भी लाकर दे सकता है तो उसे हमारे पास वापस लाने में प्रॉब्लम क्या है उसे। इस पर विल टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि एलेक्स इस सिटी को छोड़कर जाना चाहता है और यहाँ से निकलने की परमिशन पाने के लिए वो अपने रेबल साथियों को धोखा देने के लिए भी तैयार है। कैटी भी तुरंत ब्रूस को खबर करके अपने बार में पहुंच जाती है। दूसरी ओर ब्रायन और उसका टीचर टेलीस्कोप से चांद की सतह को देख लेते हैं और उन्हें अजीब से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। मतलब एलियंस की वो फैक्ट्रीज और माइंस वाकई में चांद पर ही हैं। यहाँ कैटी बार में ब्रूस से मिलती है और उसको बता देती है कि एलेक्स धोखेबाज है और वो जल्दी सिटी छोड़कर जाने वाला है। ब्रूस तुरंत एलेक्स के पास जाकर सवाल करने लग जाता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि तुम कैटी के बहकावे में मत आओ और अपनी अगले ऑपरेशन की तैयारी करो। अगली सुबह विल स्नाइडर को लेकर एलेक्स से मिलने जाता है। एलेक्स कहता है कि मुझे एक यूनिवर्सल पास चाहिए जिससे मैं सिटीज के बीच आजादी से घूम सकूं। बदले में वो उन सारे ग्रुप्स का लिस्ट देता है जिसे ब्रूस लीड कर रहा है। साथ ही वो उन्हें ब्रूस के अगले ऑपरेशन के बारे में भी बता देता है जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को खत्म करने जा रहे हैं। स्नाइडर भी उसे प्रॉमिस करता है कि उस ऑपरेशन को हम रोकेंगे और ब्रूस को अरेस्ट कर लेंगे। फिर विल तुम्हें वो यूनिवर्सल पास दे देगा जिससे तुम सिटीज के बीच आ जा सकोगे। अगले सीन में ब्रूस एक मार्केट में जाता है जहाँ पर रेचल और कैटी भी होती है। कैटी वहाँ पर रेड हेलमेट्स को देख लेती है और तुरंत ब्रूस को आगाह कर देती है। एक रेबल पटाखे जलाकर मार्केट के बीच फेंक देती है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तभी पुलिस फायर करती है जिसमें रेचल मारी जाती है, लेकिन ब्रूस बच निकलता है। फिर विल एलेक्स के घर पर जाता है जहां वो पुलिस के कब्जे में रखा गया है। विल कहता है कि स्नाइडर ने तुम्हें जो डील ऑफर की थी वो कैंसिल हो चुकी है। फिर विल उसे गोली मार देता है और इल्जाम ब्रूस पर लगा देता है। उसी रात रेचल की पूरी फैमिली फांसी पर लटकी होती है। केटी बहुत रोती है और रेबल्स का साथ देने का फैसला कर देती है। विल भी जान जाता है कि उसकी वाइफ रेबल्स के साथ है। अगली रात रेबल्स का प्रोटेस्ट होता है जिसमें कई रेड हेलमेट्स की जान चली जाती है। बेंजामिन कहता है कि लोग अब चुप नहीं रहने वाले, वो अपनी सहनशीलता की हद पार कर चुके हैं। यहाँ विल स्नाइडर को बताता है कि दीवार के उस तरफ एक नए रेबल ग्रुप का पता चल चुका है, हमें वहां जाकर चेक करना होगा। स्नाइडर मान जाता है लेकिन एक गार्ड को उनके साथ भेजता है। दूसरी ओर कैटी और ब्रूस अपने यूथ सेल के लीडर से मिलते हैं जो मिनिस्टर के कत्ल में इनका साथ देना चाहता है। इनका ऑपरेशन सबवे में होगा जिसे फिलहाल सिर्फ एलियंस इस्तेमाल करते हैं। विल और बेंजामिन जो दीवार के उस तरफ चले गए हैं वो एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर पूरी सिटी को देख पाते हैं। फिर वो चारों तरफ शूट करने लग जाते हैं जैसे कि उन पर अटैक हो रहा हो। हालांकि वहां पर कोई भी नहीं होता। गार्ड की कुछ समझ में नहीं आता। तभी विल को वहां पर एक मैप दिखता है और वो कहता है कि हम पर जिन लोगों ने अटैक किया था शायद वो लोग इस मैप को भूल कर चले गए हैं। फिर वो स्नाइडर को उस मैप की मार्किंग्स दिखाकर बताता है कि रेबल्स इन्हीं जगहों पर अटैक करने वाले हैं। स्नाइडर भी दीवार के निचले वाले उस टनल के बारे में रिपोर्ट करता है। यूथ सेल के मेंबर्स कैटी को एक मिनी ड्रोन दिखाते हैं जो मक्खी जैसा दिखता है। ये कहीं पर भी उड़कर जा सकता है और किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कामयाब है। फिर वो अपना फाइनल अटैक प्लान फाइनलाइज करते हैं। ब्रूस साथ ही कैटी को शूट करना सिखाता है। इसी बीच स्नाइडर रेड हेलमेट्स के साथ नोलन के घर पर आता है। वो ये कहकर चार्लेट को अरेस्ट कर लेता है कि उसने कुछ कीमती पेंटिंग्स एलियन से छुपा कर रखे। उसी शाम को केटी ग्रेस के पास एक बुक देखती है जो उसकी गवर्नेंस ने दी थी। उसमें लिखा होता है कि एलियंस के आने से पृथ्वी के लोगों को कितने बेनिफिट्स मिले हैं। वो तुरंत विल को बताती है कि नया चर्च किसी तरह छोटे बच्चों को बहका रहा है, लेकिन विल कहता है कि हमें बेंजामिन के घर चले जाना चाहिए जो कि दीवार के उस तरफ है। वो केटी को दोष देता है कि तुम मुझ पर जासूसी कर रही थी, है ना? और अब केटी इनके रिलेशनशिप से तंग आ चुकी है क्योंकि वो अक्सर एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं दोनों, और ये सब कुछ इनकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। और वैसे भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि दीवार के उस तरफ जाकर क्या ये स्नाइडर और सरकार से बच पाएंगे। विल बेंजामिन को अकेले ही चले जाने को कह देता है। केटी और ब्रूस कुछ गार्ड्स को मारकर सबवे में जाते हैं और वहाँ के बैकअप एंट्रेंस को खोलकर अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर वो एक एक्सप्लोजन करवाते हैं जिससे ट्रेन डिरेल हो जाती है। उस ट्रेन की एक डिब्बे में एक एलियन की बॉडी मिलती है। अभी जानकर विल तुरंत वहाँ पर पहुंच जाता है। गवर्नर भी वहाँ पर जाती है और बताती है एक एलियन को किडनैप कर लिया गया है। दरअसल पहले भी एक बार 2 एलियंस को मार डाला गया था जिसकी वजह से एलियंस ने पूरा डेलास सिटी को मिटा दिया। और अगर इस बार लापता एलियन का पता नहीं चला तो आप सोच लीजिए कि लॉस एंजलिस का क्या होगा। एलियंस किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच रेबल्स उन एलियन को एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाते हैं और मेटल फॉयल की मदद से सिग्नल्स को ब्लॉक भी कर देते हैं। विल घर आकर मैडी से कहता है कि हमें बच्चों को कहीं छुपाना होगा। वो कहती है कि हमें बच्चों को ग्रीन जोन ले जाना चाहिए। फिर विल कैटी को ढूंढता है। तभी ब्रायन उसको एक सीक्रेट नंबर देता है जो कैटी को हाल ही में मिला था। और जब रेबल्स उन एलियंस को दूसरी जगह ले जाने वाले होते हैं
तो सिटी में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। मैडी और बच्चे ग्रीन जोन जाने के लिए एक लंबी कतार में वेट करने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रायन उन्हें छोड़कर भाग जाता है। यहाँ रेबल्स रेड हेलमेट्स की गाड़ी को रोककर उसमें उस एलियन की बॉडी को लाद देते हैं। दूसरी ओर पुलिस को सबवे का कैमरा फुटेज मिलता है। विल उस वीडियो में कैटी को पहचान लेता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। यहाँ ब्रायन अपने टीचर के पास जाता है और उन्हें टनल में लेकर जाता है। जिस ग्रुप ने एलियन को किडनैप किया था वो अब एक पुलिस की गाड़ी में सिटी में घूमने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि लोगों को डराने के लिए एक घर को ब्लास्ट करवाया जा रहा है। साथ ही स्नाइडर को उसकी नाकाबिलियत के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन अब गवर्नर भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी ओर एलियन को अब एक लैब में लाया जाता है, जहां उसके हर सिग्नल को ब्लॉक करके उसके सूट को खोलने की कोशिश की जाती है। दिखाते हैं तो विल जेनिफर को रेबल का कोड बुक देता है और दोनों मिलकर एक फुटेज देखते हैं जिसमें इन्होंने ब्रूस को अरेस्ट करने की कोशिश की थी। उससे इन्हें यूथ सेल के लीडर का पता चल जाता है, जिसका नाम है सिमन। रेबल्स उस एलियन के कम्युनिकेटर डिवाइस को एक्टिव करना जानते हैं, लेकिन इतने में विल दरवाजे पर नॉक कर देता है। वो कहता है कि तुम बस उस एलियन को छोड़कर चले जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन कैटी दरवाजा नहीं खोलती और एक सीक्रेट दरवाजे से रेबल को बाहर भेज देती है। तभी बाहर ड्रोन्स उस घर को घेरने लग जाते हैं। कैटी दरवाजा खोलती है और विल पुलिस को कॉल कर देता है। फिर वो उस एलियन को लेकर जाते हैं। इस पर स्नाइडर विल को थैंक करता है और उसे एक यूनिवर्सल पास दिया जाता है, जिसके जरिए वो कहीं भी आजादी से घूम सकता है, दूसरी सिटीज में भी जा सकता है आराम से। खासकर अब वो अपने बेटे चार्ल्स से मिल पाएगा। दूसरी ओर ब्रायन और उसका टीचर दीवार के निचले वाले टनल में जाते हैं, पर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। रेड हेलमेट्स पेट्रोल टीम स्नाइडर को पकड़ कर लेकर जाती है। विल अपने बेटे को ढूंढने दीवार के उस तरफ चला जाता है और केटी घर लौट आती है, जो कि अब एकदम खाली है। और इसी के साथ कॉलोनी सीरीज का पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है। कॉलोनी सीजन 2। इस बार कहानी की शुरुआत एलियंस के इन्वेजन करने वाले दिन से होती है, जब सबकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। सबसे पहले ब्राउनमैन फैमिली यानी कि विल, ग्रेसी, चार्ली और ब्रायन को दिखाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विल एलियन इन्वेजन से पहले FBI में अपनी पार्टनर डेवोन के साथ काम करता था। एंड बात करें डेवोन की, तो वो विल की पार्टनर होने के साथ साथ उसकी एक अच्छी दोस्त भी है। जब विल डेवोन के साथ अपने काम पर जाने लग जाता है तो केटी उससे कहती है, एक काम करना, मैं चार्ली को उसकी क्लासेस के लिए छोड़ आऊंगी और तुम लौटते वक्त उसको पिकअप करना, ठीक है? विल भी कह देता है कि ठीक है, मैं कर लूंगा, नहीं भूलूंगा। फिर वो डेवोन के साथ चला जाता है। अब इस दौरान हम देखते हैं कि आसमान से ना कुछ स्पेसशिप्स धरती की तरफ आ रही हैं। इसी के साथ ये सीन हो जाता है कट। अगले सीन में हम स्नाइडर को देखते हैं। दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए आप। इससे मिलने के लिए कुछ लोग आए होते हैं। वो स्नाइडर के पूछने पर उसे बताते हैं कि तुम्हें इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एडवांसमेंट की तरफ से चुना गया है, यानी कि कोई मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्नाइडर को चुना गया है। अब कुछ देर सोचने के बाद स्नाइडर इसके लिए हाँ कर देता है। उधर दिखाते हैं दूसरी ओर तो ब्रूस छुट्टी लेकर अपने घर आता है। उन्हें उठने बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो ब्रूस ने अपनी माँ की देखभाल के लिए एक केयर टेकर को रखा होता है। ब्रूस अपनी माँ से मिलने के बाद ऐसे बाहर टहलने के लिए आ जाता है। अब दूसरी ओर विल और डेवन को पता चलता है कि पिछली रात 7 VIPs LA से अचानक कहीं गायब ही हो गए हैं और फिर उन्हें ढूंढने का काम विल, डेवन और कुछ और डिटेक्टिव्स को दिया जाता है। विल का सीनियर कहता है कि हमें इस मामले को ज्यादा शोर मचाकर नहीं करना होगा, चुपचाप इसको सॉल्व करना होगा, नहीं तो लोग पैनिक करेंगे और ये खबर बाहर आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। उनमें से एक VIP का पता लगाने के लिए डेवन और विल निकल पड़ते हैं। ये लोग पहले उस VIP के घर पर जाते हैं, जहाँ पर दरवाजे के कांच में गोली के निशान को देखकर पहले तो ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर अंदर जाते हैं। वहाँ विल एक कैमरे को देखकर ही समझ जाता है यहाँ पर जो VIP था वो इस वक्त अचानक से कुछ लोगों का हमला होने की वजह से बहुत डरा हुआ है और अपने पैनिक रूम में बैठकर इस कमरे के जरिए सब कुछ देख रहा है। एंड विल भी उस कैमरे में देखकर कहता है कि देखिए, हम आपकी मदद करने के लिए आए हुए हैं, जो लोग आपको मारने आए थे वो जा चुके हैं। साथ ही विल और डेवन अपना FBI का कार्ड भी दिखाते हैं। एंड तब जाकर वो VIP बाहर आता है। वो अपना नाम थॉमस बताते हुए कहता है कि कुछ लोगों ने आकर मेरी मेड को मार डाला, मैं किसी तरह छुपकर पैनिक रूम में चला गया। फिर उन लोगों ने 20 मिनट तक खोजबीन की और चले गए। अब यहाँ स्नाइडर को दिखाते हैं तो वो उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफर एक्सेप्ट करके उन लोगों के साथ तुरंत एक जगह पर आता है, जहां वो एक एलियन को अपने सामने देखता है। और ये सब कुछ देखने के बाद स्नाइडर से फैसला लेने को कहा जाता है और वो जाकर अपनी बेटी को जबरदस्ती कुछ लोगों की मदद से अपने साथ ले जाता है। यहाँ उसने तो अपनी बीवी को भी छोड़ दिया था। असल में स्नाइडर को पता चल गया था कि थोड़ी देर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसमें ज्यादातर लोग मारे जाएंगे, बचेंगे तो सिर्फ कुछ ही लोग। शहर में अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया था और अचानक से पावर कट हो जाना और गाड़ियां चलते चलते बंद हो जाना, इन सब चीजों से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और ये सारी चीजें जब विल देखता है तो उससे भी ये समझने में देरी नहीं लगती कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इधर ब्रूस को भी एक कॉल आता है और वो कैटी को अपना नया पता देकर वहाँ से तुरंत चला जाता है। और ये चीज कैटी तब समझ जाती है जब ब्रूस खुद उसे फोन करके कहता है जितना जल्दी हो सके बच्चों को लेकर घर पहुंचो। बस फिर क्या था, कैटी जल्दी से पहले ग्रेसी को पिक करती है और रास्ते में वो अपनी बहन मैडी को भी इस बारे में बता देती है। साथ ही बोलती है कि तुम अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाओ। इसी बीच रास्ते में बाकी लोगों की तरह केटी की गाड़ी भी बंद पड़ जाती है, इसलिए उसको ना चाहते हुए पैदल ग्रेसी के साथ ब्रैन के कॉलेज जाना पड़ जाता है, जहाँ से ब्रैन को लेने के बाद उसे चार्ली को पिकअप करना होता है। पर उसका स्कूल काफी दूर था, इसलिए वो सीधा घर आ जाती है, जहाँ पर कुछ देर में विल भी पहुंचकर चार्ली को
को लेने के लिए निकल जाता है। साथ ही कैटी के घर मैडी भी अपने बेटे के साथ पहुंच जाती है। अब ये सभी लोग घर के अंदर बहुत डरे सहमे चुपचाप बैठे होते हैं। पूरे शहर में सिर्फ एलियंस ड्रोन ही दिख रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्नाइडर अपनी बेटे को एक सेफ जगह लेकर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात गवर्नर हेलन से होती है, जो कि स्नाइडर से कहती है कि आज से एक नई दुनिया की शुरुआत होगी जिसमें हम जैसे लोग राज करेंगे। इधर ब्रूस अपने कुछ लोगों से मिलता है, पर जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाने के लिए उन लोगों से मिलकर निकलता है, तभी अचानक से वो बिल्डिंग ही पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती है और उस बिल्डिंग में ब्रूस के साथी थे, पर कोई नहीं बचता। दरअसल ब्रूस मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, तो उसको ये लग रहा होता है कि कहीं ये किसी तरह की वॉर सिचुएशन तो नहीं, और मुझे कुछ और ही बता दिया है मिलिट्री ने। मतलब वो ये सोच रहा है कि मिलिट्री ने उसको सच नहीं बताया। एंड साथ ही साथ ब्रूस अपनी माँ को बचाने में भी नाकामयाब हो जाता है, यानी कि उनकी भी मौत हो जाती है। यहाँ विल जब चार्ली को लेने जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि अचानक से शहर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हो गई है, जिसे पार कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है, और उस दीवार के पार उसका बेटा चार्ली रह गया है। चार्ली को खोकर वो काफी दुखी होता है, और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर अब ब्रायन को पकड़ लिया गया है और उससे मिलने के लिए कैटी आ जाती है। दोस्तों, ब्रायन को कब पकड़ा गया आप सोच रहे हो, तो ब्रायन को पहले सीजन में पकड़ लिया गया था आखिरी में। कैटी आकर उसको बताती है कि विल चार्ली को लेने सेंटा मोनिका ब्लॉक गया हुआ है और मैं भी तुम्हें जल्द यहाँ से निकालूंगी। इसी के साथ कहानी विल की तरफ मुड़ जाती है, जो कि सेंटा मोनिका ब्लॉक में चार्ली के बारे में उसकी फोटो दिखाते हुए लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन वो तो उसको लूटने के साथ साथ काफी ज्यादा मारते भी हैं। मार खाने के बाद विल किसी तरह उठकर आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर उसको एक घर में डेवॉन मिलती है, जिसे वहाँ पर देखते विल उससे कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, मेरी मदद करो। अगली सीन में हमें 1969 का समय दिखाया जाता है, जब पहली बार साइंटिस्टों को अंतरिक्ष से कुछ सिग्नल मिले थे। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ कैटी जब ब्रायन से मिलने के लिए दोबारा जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि ब्रायन को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ कैटी को ये डर लगता है कि कहीं उसके बेटे को फैक्ट्री तो नहीं भेज दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ जो जाता है वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। और अब क्योंकि कैटी की बहन मैडी इस वक्त कॉलोनी के ग्रीन जोन एरिया में नोलन के साथ रह रही होती है, तो कैटी ब्रायन का पता लगाने के लिए मैडी से मदद मांगती है। वो कैटी को कहती है कि देखो तुम टेंशन मत लो, ब्रायन को कुछ नहीं होगा, हम सभी उसको बचा लेंगे, मैं आज ही नोलन से बात करूंगी। इसके बाद कैटी अपने घर आ जाती है, जहाँ पर कुछ सीक्रेट्स कैमरा लगे हुए हैं, और उन कैमरों की मदद से जेनिफर लगातार उस पर नजर बनाए रखी हुई होती है। अब क्योंकि जेनिफर का बॉस भी बदल गया है, तो उसका नया बॉस बेनेट उससे मिलने के लिए बुलाता है। बेनेट जेनिफर से विल और ब्रूस के बारे में पूछता है। विल के बारे में तो फिर जेनिफर बेनेट से बता देती है, लेकिन ब्रूस के बारे में नहीं बताती, क्योंकि वो सच में नहीं जानती कि ब्रूस है कहाँ पर। लेकिन इस पर बेनेट उसको धमकी दे देता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मेरे नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, और तुम्हें मैं उन चीजों से नहीं जानूंगा जो तुमने पहले की है, बल्कि तुम्हें उन चीजों से परखूंगा जो तुम अब करोगी। इसके बाद जेनिफर घर पहुंच जाती है, तो रेड हैट यानी कि उसके ही डिपार्टमेंट के लोग उसके घर की तलाशी ले रहे होते हैं। जाहिर है उस पर शक किया जा रहा है। इस तरफ मैडी नोलन से ब्रायन का पता लगाने के लिए कहती है, जिसके लिए पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में कैसे भी करके मान जाता है। उधर ब्रायन को फैक्ट्री के अलावा एक लेबर कैंप में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो माया नाम की एक लड़की से मिलता है। अब इस लेबर कैंप के नियम भी काफी सख्त होते हैं। यहाँ का वार्डन बताता है कि अगर कोई भी काम के अलावा कुछ और करते हुए दिखा, तो पहले तो उसको अच्छे से धोया जाएगा, फिर उसको फैक्ट्री में सड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। अब विल को दिखाते हैं, तो वो भी सेंटा मोनिका ब्लॉक में डेवोन से अपने बेटे चार्ली को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए डेवोन तैयार हो जाती है। वो बताती है कि चार्ली जैसे बच्चों से सोलोमोन नाम का आदमी चोरी वगैरह करवाता है, वही चार्ली का पता बता सकता है। तो ये लोग सोलोमोन से मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो विल की ट्रांसिट पास के बदले तब उसको चार्ली का पता बता देता है। लेकिन साथ ही वो विल से ये भी कहता है कि अगर चार्ली ना जाना चाहे तो तुम उसके साथ जबरदस्ती मत करना, क्योंकि यहाँ की सड़कों में लूटपाट करना उसको ज्यादा पसंद है, वो मेरा सबसे बेस्ट चोर है। बस फिर क्या था, विल चार्ली के पास पहुंच जाता है, जो कि अपने जैसे बच्चों के साथ मिलकर एक औरत को लूट रहा होता है। यहाँ विल चार्ली को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे उसका बच्चा मिल गया, मगर चार्ली अपने पिता को देखकर काफी सरप्राइज था। पहले तो विल चार्ली को गले लगा लेता है। अब इस तरफ कैटी को दिखाते हैं, जो नोलन से खुद बात करने के लिए जाती है, ताकि वो ब्रायन के बारे में उससे बात कर पाए, जो चीज मैडी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि मैं बात कर तो रही थी, तुम बीच में क्यों आ रही हो, और इसके लिए वो कैटी को काफी सुनाती भी है। वहीं उधर जिस लेबर कैंप में ब्रायन था, उसका इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि स्नाइडर ही होता है, जो कि जाहिर है ब्रायन को अच्छे से जानता भी है, लेकिन उसने ब्रायन को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है यह हमें आगे पता चलेगा। वहीं सेंटा मोनिका में चार्ली सोलोमोन के पास वापस भागने की कोशिश करता है, जिसे डेवोन पकड़ लेती है। एंड विल के पूछने पर पता चलता है कि चार्ली के साथ सोलोमोन ने काफी सारी जाति की थी, और उसने चार्ली के अंदर इस कदर डर बैठा दिया है कि चार्ली उससे दूर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ जानकर विल का खून खौलता है और वो निकल जाता है उस सोलोमोन को सबक सिखाने। फिर वो सोलोमोन के अड्डे पर पहुंचकर पहले तो उसके आदमियों को और फिर उसको जान से मार डालता है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को रेड हेड्स के रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती में देखते हैं, जहां पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और कुछ लोग सभी रेड हेड्स और भर्ती होने आए लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। और ये नकाबपोश लोग जो गोलियां चला रहे हैं, ये खुद को रेड हैंड्स कहते हैं, और ये ग्रुप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है, और ये काफी ज्यादा वायलेंट भी है। यहाँ रेड हैंड्स रेड हेड सोल्जर्स के साथ बाकी आम लोगों को भी मार डालते हैं।
दूसरी ओर बेनेट जेनिफर को ब्रूस को जल्दी से ढूंढ निकालने के लिए कहता है और इसके लिए जेनिफर कैटी से मिलती है, क्योंकि वो जानती है कि कैटी ब्रूस की अच्छी दोस्त होने के साथ साथ रेजिस्टेंस ग्रुप का हिस्सा भी थी। पर वो जेनिफर से कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि ब्रूस कहाँ पर है। एंड इस पर जेनिफर उसको धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मुझे मजबूर होकर अपने बॉस को तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बताना होगा। जवाब में कैटी जेनिफर को बताती है कि तुम लोगों के ऑफिस में एक छोटा सा बग ड्रोन मौजूद है जो कि रेजिस्टेंस को सारी जानकारी देता है कि कब तुम कौन सा ऑपरेशन करने वाले हो। आगे वो बोलती है कि मैं अभी सिर्फ इतना जानती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और अब ड्रोन का पता चलते ही जेनिफर ऑफिस में उसको ढूंढने निकल जाती है। उसके मिलने के बाद वो उसको बेनेट को दिखाती है। जेनिफर फिर यहाँ बेनेट से बताती है कि ये खबर मुझे मेरे एक सोर्स ने दी थी और अब बेनेट को जेनिफर के उस सोर्स के बारे में जानना होता है, जिस पर जेनिफर कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, वो सोर्स मेरे अलावा किसी और को नहीं बताएगा और अभी मैं ब्रूस का पता लगाने में लगी हुई हूँ, जल्दी उसका पता लग जाएगा। इसके बाद हम लेबर कैंप में ब्रायन को देखते हैं, जिसके ऊपर कुछ लोग हमला करके उसके जूते चुरा लेते हैं। अगली सुबह माया ब्रायन को एक अच्छे आदमी की तरह इशारा करते हुए बताती है, कल इसी ने तुम्हारे जूते चुराए थे। तो बस ब्रायन उस आदमी से पूछने के लिए चला जाता है, पर वो आदमी सीधा ही ब्रायन को मारना शुरू कर देता है, जिस चीज को वहां पर आकर स्नाइडर रोकता है। और ब्रायन को ये समझने में देरी नहीं लगती कि माया ने उससे झूठ बोला था, पर उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि माया ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। दूसरी ओर कैटी से मिलने के लिए मैडी आती है, जो उसे खबर देती है कि ब्रायन फैक्ट्री में नहीं है बल्कि लेबर कैंप में है, जहाँ से उसे नोलन किसी तरह जरूर निकाल लेगा। एंड इसी के साथ कहानी सेंटा मोनिका ब्लॉक की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ विल ने सोलोमोन को तो खत्म कर दिया है, पर उसे अब यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके, क्योंकि अब उसके पीछे और भी लोग आ जाएंगे। इस पॉइंट पर डेवोन भी विल के साथ एलए जाने के लिए बोलती है। अब होता यह कि विल का जो पास था वो तो उसने पहले सोलोमोन को दे दिया था, जिसे उसने किसी और को बेच दिया। तो अब विल चार्ली और डेवोन के साथ एक आदमी से मिलने जाता है, जो उन्हें दीवार पार करवा कर दूसरी तरफ एलए ब्लॉक में पहुंचा देगा। वो बताता है कि मेरे ड्रोन्स दीवार पर रस्सी लगा देंगे, जिससे हमें चढ़कर पार करना होगा। अब दोस्तों इनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, तो ये लोग चल पड़ते हैं दीवार को रस्सी के सहारे चढ़कर पार करने के लिए। इस तरफ लिंडसे नाम की एक टीचर ग्रेसी को एक न्यू चर्च के बारे में बता रही होती है। एक तरफ से वो उसका ब्रेन वॉश कर रही है कि कैसे एलियंस ने हमारी मदद की। एंड यहाँ लेबर कैंप में स्नाइडर ब्रायन को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, पर इसके बदले तुम मेरे जासूस बनकर यहाँ पर रहोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ हो सकते हैं और तुम्हें बस मुझे उनकी खबर देनी होगी। ब्रायन को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ जाती है, क्योंकि उसे बस कैसे भी करके अपने घर जाना है। इस तरफ दीवार पार करके विल, चार्ली और डेवन भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है, जो कि इन्हें गाइड करके उस तरफ ले जाने वाले आदमी को और डेवन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। पर वो विल और चार्ली को कुछ नहीं करता एंड कुछ देर देखने के बाद वहाँ से वो ड्रोन चला जाता है। फिर जल्दी से विल और चार्ली दीवार को पार करके कैटी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि चार्ली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें गवर्नर जनरल हेलन को दिखाया जाता है, जो कि एलए ब्लॉक को अपने फायदे के लिए खत्म करने की बात करती है, पर कई लोग उसके इस प्रस्ताव के खिलाफ भी होते हैं और ये सब कुछ हो रहा था नोलन की वजह से। हेलन का मकसद है कि वो कई ब्लॉक्स को एक साथ खुद कंट्रोल करे, मगर यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। सीन चेंज होता है और हमें ब्राउमैन फैमिली को दिखाया जाता है। चार्ली के वापस आने से ग्रेसी बहुत खुश होती है, पर जब कैटी विल को बताती है कि ब्रायन को अरेस्ट कर लिया गया है और वो इस वक्त लेबर कैंप में है, जिसे नोलन ने बाहर निकालने का वादा किया है। लेकिन दोस्तों इस बात को सुनते ही विल एकदम गुस्सा हो जाता है और वो इन सब के लिए कैटी को दोषी ठहराता है, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस और ब्रूस का साथ दिया था और विल को झूठ बोला था। और इनकी ये जो भी बातें हो रही है, इनकी जो भी हरकतें हो रही है, उन पर कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है, जो कि जेनिफर कर रही है। और अब जेनिफर भी ब्रूस का पता नहीं लगा पाती, तो इसके लिए बेनेट एक नए ऑफिसर बॉब को इस काम के लिए लेकर आता है, जो कि आता ही उल्टा जेनिफर से सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। और जल्द ही ये साफ हो जाता है कि जेनिफर अभी थोड़ा ही एक्सपीरियंस्ड है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एंड इस पर पता नहीं बेनेट को शक ये होता है कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा रही है, इसलिए जेनिफर का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब कि उसका डिमोशन कर दिया जाता है। अब उसको इससे छोटी पोस्ट मिलेगी। हालांकि जाने से पहले जेनिफर ब्राउमैन फैमिली का सारा डाटा डिलीट कर देती है। एंड इधर जब लिंडसे ग्रेसी को पढ़ाने आती है, तो चार्ली आग लगाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश करता है, जिससे सच में डरकर लिंडसे वहां से भाग जाती है। पर चार्ली की इस हरकत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच विल देखता है कि फायर अलार्म के अंदर उन्हें स्पाई करने के लिए कैमरा लगाया गया है। एंड इस बारे में वो बाथरूम में कैटी से बताता है और कहता है, हम कोई भी जरूरी बात बाहर नहीं करेंगे, समझी। एंड दूसरी ओर जेनिफर अपने घर आ जाती है, जो कि अपने डिमोशन से काफी ज्यादा दुखी होती है, पर यहाँ उस पर भी अब कैमरे से नजर रखी जा रही है। इनफैक्ट वही नहीं, बल्कि ब्लॉक के सभी लोगों पर घर में स्पाई कैमरास लगे होते हैं, ताकि उन पर नजर रखी जा सके। आगे हम ब्रूस को उसके कुछ साथियों के साथ देखते हैं, जिसमें मॉर्गन, विलियम और बीबी शामिल है। ये लोग इस वक्त वांटेड होने की वजह से अभी अंडरग्राउंड ही थे, और इन्होंने एक ऐसा गॉन्टलेट बनाया होता है जो कुछ देर के लिए एलियन ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। ऐसे एक ड्रोन को डीएक्टिवेट करके मॉर्गन उसमें एक ट्रांसमीटर और कैमरा लगा देती है, ताकि जो भी ड्रोन देख रहा है उसे ये लोग देख सके। एंड इस काम में ये लोग कामयाबी हो जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि जहाँ पर से वो ड्रोन आया था
वहाँ और भी ढेर सारे ड्रोन्स पहले से मौजूद हैं, वो भी हजारों की तादाद में। साथ ही उस जगह से काफी अजीब आवाज भी आ रही थी। दूसरी तरफ लेबर कैंप के कुछ लोग छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जाहिर है यहाँ पर बगावत की शुरुआत हो चुकी है और जिन्होंने अभी बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है उन्हें वार्डन और स्नाइडर को कैसे भी करके पकड़ना होगा। हालांकि छोटा सा ब्लास्ट था तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। एंड इस तरफ विल कैटी से कहता है कि घर में कैमरा है इसलिए अब हम इस तरह बाहर बातें नहीं करेंगे। इसका ये भी मतलब है कि जो इन कैमरों में हमको देख रहा है उन्हें सब पता चल गया होगा कि मैं आ चुका हूँ, इसलिए अब मुझे दोबारा से रेड हेड्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें रिस्क तो है लेकिन वो लोग तो मतलब जो कैमरे में हमको देख रहे हैं वो लोग वैसे भी मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे पहले अब जेनिफर से बात करनी होगी। कैटी से सब कुछ कहकर विल निकल पड़ता है रेड हेड्स के ऑफिस, जहाँ उसको देखते ही डिटेन यानी कि हिरासत में ले लिया जाता है। एंड यहाँ बॉम्ब किसने लगाया इस बात को जानने के लिए वार्डन सभी लेबर कैंप वर्कर्स को धूप में खड़ा करके टॉर्चर कर रहा होता है, जिसमें ब्रायन भी होता है। गार्ड जैसे ब्रायन को मारने जाता है तो वैसे वहाँ पर स्नाइडर आकर उसको रोक देता है। साथ ही वो वार्डन से कहता है कि मैं अपने तरीके से पता लगा लूंगा, तुम्हें इस तरह किसी को मारना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद वो ब्रायन को अकेले में ले जाकर कहता है कि पता करो ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने और क्यों किया, वादा करता हूँ जल्दी तुम्हें अपने परिवार के पास भेज दूंगा मैं। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं तो विल से पूछताछ करने के लिए खुद बेनेट आता है, जिससे विल बस एक ही बात कहता है कि मैं ब्रूस को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अब ये सुनते ही बेनेट विल को उसका बैज और गन लौटा देता है। विल को बॉब के साथ एक पार्टनर के तौर पर काम करना होगा। यहाँ विल बॉब से जेनिफर के बारे में पूछता है, जिस पर बॉब कहता है कि मैं ऐसे किसी को नहीं जानता, फिलहाल जब से आया हूँ इस नाम का तो मैं किसी से भी नहीं मिला। यहाँ कैम्प में ब्रायन को पता चल जाता है कि उस दिन माया ने उसे इसीलिए पिटवाया था ताकि वो पक्का कर सके कि स्नाइडर ब्रायन का साथ दे रहा है या फिर नहीं, और फिर स्नाइडर ने ब्रायन को बचाकर ये बात पूरी तरह कंफर्म कर दी थी। इस पर ब्रायन माया से कहता है कि मैं ही सिर्फ ऐसा नहीं हूँ जिसके पास बताने के लिए कोई राज नहीं है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मुझे पता है कि ब्लास्ट के पीछे तुम्हारा भी पूरा हाथ है और तुम अच्छी तरह जानती हो किसने करवाया। मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे स्नाइडर को बताना पड़ेगा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया। बाकी स्नाइडर तो मुझ पर भरोसा करता ही है, और रही बात खतरा लेने की तो दीवार के अंदर टनल से आना इससे भी बड़ा खतरा था। एंड इस पर माया ब्रायन को दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इनका नाम स्नाइडर को दे दो और उससे बोल देना कि ये ब्लास्ट इन्होंने जेल से भागने के लिए किया था पर नाकामयाब हो गए। एंड माया के कहने पर ब्रायन बिल्कुल ऐसा ही कर देता है। बस फिर क्या था, जैसे ही वार्डन को पता चलता है कि दो लोग इस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे तो वो तुरंत सबके सामने उनको गोली मार देता है। उधर विल हर तरफ जेनिफर को ढूंढने में लगा हुआ है पर उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है। एंड इस चीज को लेकर उसकी बॉब से भी बहस हो जाती है, लेकिन बॉब थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी है, वो विल को कुछ नहीं बताता। इसी बीच विल के ऑफिस में रेड हैंड की तरफ से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और ये घटना काफी चौंकाने वाली होती है। रेड हैंड काफी तेजी से अपने मकसद की तरफ किसी की जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ तक कि माया भी उसी रेड हैंड ग्रुप की मेंबर थी जो कि ब्रायन को अपने एक साथी से मिलवाती है। अब ब्रायन भी माया का साथ देना चाहता है तो वो उसको बता देता है कि स्नाइडर किसी तरह के बड़े शिपमेंट की बात कर रहा था और वो क्या है इसका अंदाजा तो अभी ब्रायन को भी नहीं है। कैटी इधर ब्रायन के बारे में बात करने के लिए मैडी के पास जाती है। उसे बस ये जानना है कि ब्रायन अभी सही सलामत है या फिर नहीं। एंड कैटी की तसल्ली के लिए मैडी उसे एक पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन डाटा दिखाती है जिसमें ब्रायन का डाटा लेबर कैंप वाले कॉलम में मौजूद होता है। यहाँ ये डाटा ये भी बताता है कि कहाँ पर किस वक्त में कितने और कौन लोग मौजूद हैं, और ये सारी चीज मैडी को नोलन ने दिखाई थी। अब इस डाटा से ब्रायन सही सलामत है ये तो पक्का हो जाता है, लेकिन मैडी की गैर मौजूदगी में कैटी ये डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करके चुरा लेती है। आगे हम देखते हैं कि विल अपनी पहचान के एक आदमी से कैटी के बारे में इंस्टॉल सारे कैमरास निकलवा देता है। फिर कैटी उसे मैडी के घर से कॉपी किए डाटा के बारे में बताती है। फिर जब ये लोग फाइल अपने कंप्यूटर में खोलने की कोशिश करते हैं तो वो ओपन होती नहीं। एंड इसके बाद विल अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन तो नहीं होती, तो किसी तरह छिपकर वो जेनिफर के दोस्त बेट्सी से मिलता है और उससे जेनिफर के बारे में पूछता है, जिस पर बेट्सी उसे बताती है कि इन लोगों ने जेनिफर को यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया है और अब वो कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं बेट्सी की मदद से होमलैंड डिपार्टमेंट यानी कि रेड हेड्स की कुछ फाइल्स विल ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है, जिसको देखते विल तो पहले जल्दी से पेन ड्राइव छिपाता है, लेकिन बॉब को यहाँ पर बेट्सी पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसकी शिकायत करके उसका भी ट्रांसफर करवा देता है। मतलब अब वो भी जेनिफर की तरह कहीं गायब हो चुकी है। उधर लेबर कैंप में इंस्पेक्शन के लिए नोलन आता है। अब क्योंकि इस ब्लॉक का डेप्यूटी प्रॉक्सी था तो उसका यह हक था। एंड नोलन का स्नाइडर अच्छे से स्वागत भी करता है। नोलन के साथ मैडी भी आई हुई है ताकि वो ब्रायन से मिल सके। वो ब्रायन से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम तुम्हें निकालने में लगे हुए हैं। एंड ये सुनकर ब्रायन गुस्से में चला जाता है। इस तरफ नोलन और स्नाइडर की बातों से पता चल जाता है कि नोलन यहाँ पर ग्लोबल अथॉरिटी के उस खास शिपमेंट को देखने के लिए आया है और स्नाइडर को फिर उसे दिखाना ही पड़ता है। नोलन के साथ साथ हम भी देखते हैं कि ये शिपमेंट दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है और ये सब किसी तरह के ह्यूमन कैप्सूल्स होते हैं। उधर दिखाते हैं तो बीबी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टियां शुरू होती है। अब उस वक्त ब्रूस भी नहीं होता तो मदद के लिए मॉर्गन चिपका कर कैटी के पास मदद के लिए आती है। एंड कैटी जब बीबी के बारे में सुनती है तो उसे
देखने के लिए मॉर्गन के साथ जाती है, जहाँ जैसे वो उसकी हालत को देखती है तो तुरंत विल को फोन लगाकर कहती है कि चार्ली की तबीयत खराब हो गई है अचानक से, तुम प्लीज कार लेकर जल्दी पहुंच जाना। विल तुरंत वहाँ पर कैटी के पास पहुंच जाता है जो उसको पूरी सच्चाई बताती है और ना चाहते हुए भी विल फिर बीबी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों कैटी ने चार्ली पहले इसीलिए कहा था क्योंकि अगर वो चार्ली का नाम नहीं लेती तो विल तो आता ही नहीं, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी बेटी चार्ली का नाम लिया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है ताकि विल को भी लगे कि बच्चे को बचाने के लिए आना है। लेकिन जब विल को यहाँ पर पता चलता है कि बीबी की तबीयत खराब है तब उसको ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। फिर वो एक डॉक्टर को ग्रीन जोन से जबरदस्ती लेकर आता है जो कि बीबी को चेक करके बता देता है कि इसे रेडिएशन की वजह से कैंसर हो गया है और ये मुश्किल से 48 घंटे जिंदा रह पाएगा। और ये रेडिएशन बेबी को तभी लगा होगा जब वो एलियन टैग यानी कि उस गॉन्टलेट पर काम कर रहा था। एंड बेबी को जब अपनी मौत का पता चलता है तो वो अपनी आखिरी इच्छा विल से कहता है कि मैं अपने घर में एक सिपाही की मौत मरना चाहता हूँ। विल भी उसे उसके घर ले जाकर उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार बेबी के सर पर गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। यहाँ लेबर कैंप में नोलन और मैडी के जाने के बाद स्नाइडर हेलन को फोन करके बताता है कि नोलन की नजर ग्लोबल शिपमेंट पर है और वो डेप्यूटी प्रॉक्सी से गवर्नर जनरल बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। आगे ब्रूस कैटी से मिलता है और उसे बीबी की मौत का पता चल जाता है जिससे उसे भी बहुत दुख होता है, पर वो क्या ही कर सकता था। एंड बीबी की मौत के बाद से विलियम का भी ब्रूस पर से पूरा विश्वास उठ जाता है। वो देखता है कि पूरे ब्लॉक में उसके और मॉर्गन के वांटेड पोस्टर्स लगाए हुए हैं। अगले सीन में हम सोनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे एक ग्रीन जोन गेट में भेज देती है। असल में उस लड़के की बॉडी पर बॉम्ब बंधा होता है जिसके वहां पर पहुंचते ही सोनिया रिमोट का बटन दबाकर उसे ब्लास्ट कर देती है। असल में दोस्तों सोनिया भी उसी रेड हैंड ग्रुप की मेंबर है। आगे हमें विल और कैटी को दिखाया जाता है। विल कैटी को जेनिफर और बेट्सी के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रेड हेड का डाटा पूरा नहीं ले पाया। यहाँ कैटी कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो मैडी के घर की पॉपुलेशन डेटा के फाइल को ओपन कर सकता है। असल में दोस्तों वो यहाँ पर ब्रूस की मदद लेने की बात कर रही है, पर यह बात तो विल को मंजूर नहीं होती, मगर ब्रायन की सलामती के लिए वो इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद विल जब ऑफिस पहुंचता है तो जो ग्रीन गेट पर ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ है, रेड हैंड को कौन चला रहा है, ये पता लगाने का काम उसको मिलता है जिसमें बॉब भी उसके साथ होता है। एंड बॉब और विल को जल्दी अब सोनिया का पता चल भी जाता है, जिसे पकड़ने के लिए दोनों फोर्स के साथ उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी गोलीबारी होने के बाद बॉब सोनिया को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि विल एक निहत्थे रेड हैंड के मेंबर को भगा देता है। हालांकि सोनिया तो पकड़ी गई है। वहाँ लेबर कैंप में दिखाते हैं तो माया ब्रेन से स्नाइडर का की कार्ड चोरी करने के लिए कहती है ताकि वो लोग इस पूरे शिपमेंट को तबाह कर पाए। ब्रायन बिल्कुल ऐसा ही करता है और स्नाइडर को झूठी खबर देता है कि इस टाइम कुछ लोग यहाँ से भागने वाले हैं। एंड इसके बाद हमको ब्रूस को दिखाया जाता है जिससे मदद मांगने के लिए कैटी उसके पास आई हुई है। वो मैडी के पास से चुराई फाइल ब्रूस को देते हुए कहती है कि इस पॉपुलेशन डेटा में ब्रायन भी है, उसी के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा ये फाइल तुम्हारे किसी काम आती है तो तुम यूज कर सकते हो। एंड फिर ब्रूस एक ऑडियो इंजीनियर से मिलता है जिससे उसको पता चल जाता है कि ये आवाज किसी तरह का काउंटडाउन है। और साथ ही जब वो कैटी की दी हुई पॉपुलेशन डेटा की फाइल ओपन करता है तो उससे साफ हो जाता है कि LA ब्लॉक से लोगों को फैक्ट्री भेजा जा रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ब्लॉक से हर कोई खत्म नहीं हो जाता। यानी कि यहाँ के लोग बस लेबर फोर्स ही हैं और ये जो काउंटडाउन है वो ब्लॉक के लोगों को खत्म यानी कि उनके एक्सटेंट होने का काउंटडाउन है। इधर सोनिया को बॉब पूरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है जो कि विल से देखा नहीं जाता और वो उसको रोक देता है। फिर वो प्यार से सोनिया से पूछता है कि तुम्हारा लीडर कौन है। जवाब आता है कि मैं नहीं जानती, मेरा काम बस लोगों को प्यार से जाल में फंसाकर उन्हें रेड हैंड में रिक्रूट करना था। इतना कहने के बाद वो बेहोश होने लग जाती तो विल उसके हाथ खोल देता है और यहाँ मौका पाकर सोनिया साइनाइड खाकर अपनी जान दे देती है। एंड फिर इस चीज के लिए विल को बेनेट से काफी सुनना भी पड़ता है कि तुम्हारी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। अब लेबर कैंप में मौका देखकर स्नाइडर के कार्ड की मदद से ब्रायन और माया शिपमेंट तक पहुंच जाते हैं जहां माया बॉम्ब को डेटोनेट करने में लगी होती है ताकि जब एलियन शिप ये लोगों से भरे कैप्सूल्स लेने आए तो उसे माया तबाह कर दे। पर यहाँ ब्रायन का सामना वार्डन से हो जाता है, लेकिन तभी ब्रायन का दोस्त उसकी जान बचा लेता है और वो पीछे से आकर वार्डन को मार भी देता है। इसके बाद रात को जैसी एलियन शिप कैप्सूल्स लेकर टेक ऑफ करती है उसे माया का बॉम्ब उड़ते ही तबाह कर देता है। एंड ये धमाका पूरा ब्लॉक देखता है और अब क्योंकि इन्होंने एलियन के साथ छेड़खानी कर ली है तो बस अब लेबर कैंप वाले तो बचने वाले है नहीं। ब्रायन को माया के दोस्त से पता चलता है कि माया ने इस काम को करने के लिए अपनी जान दे दी है और ये बात सुनकर ब्रायन काफी दुखी भी होता है। दूसरी तरफ काउंटडाउन और ब्लॉक की पॉपुलेशन कम होने के बारे में कैटी विल से बताती है जो कि एक्चुअली में उसको ब्रूस नहीं बताया था। अब इस पर विल कहता है कि हमें अपने परिवार को बचाने के लिए इस ब्लॉक को छोड़ना होगा। फिर विल कैटी से पूछता है कि ये काउंटडाउन कितने टाइम का है। कैटी जवाब देती है कि 2 साल 3 महीने और 9 दिन। इसके साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम गवर्नर जनरल हेलन को देखते हैं जो कि एलियन शिप के तबाह होने के बारे में अपने ऑफिशियल से बात कर रही होती। वो चाहती
थी कि इस घटना के चलते जल्द से जल्द एलए ब्लॉक को अपने अंडर में ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और उसके इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया जाता है। पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि वो शिप का धमाका पिछली रात बस एक छोटा सा टेस्ट था, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी तरफ विल के सीनियर को पता चल जाता है कि जहाँ से सोनिया को पकड़ा गया था वहाँ से रेड हैंड ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम एमेट है वो भाग गया था। एंड ये वही लड़का है दोस्तों जिसको विल ने उस समय छोड़ दिया था। अब इस पॉइंट पर इनको एमेट को पकड़ना है कैसे भी करके। तो इस बार बेनेट उसे पकड़ने का काम बॉब को देता है और विल से कहता है कि तुम उस जगह जाकर और छानबीन करो जहाँ पर तुमने सोनिया को पकड़ा था। कैटी भी ब्रूस से मिलने के लिए उसके अड्डे पर जाती है, जहाँ वो उसे एमेट के बारे में बताती है कि असल में विल एमेट को बचाना चाहता था क्योंकि उसे रेड हेड भी मार देगा और रेड हैंड वाले भी। अभी वो कहाँ पर छिपा हुआ है ये सिर्फ हेंसे को पता है। और दोस्तों हेंसे असल में रेजिस्टेंस और ऐसे ग्रुप्स के लोगों की मदद करता है एंड साथ ही उसे इस गॉन्टलेट के बारे में भी काफी जानकारी होती है। इस कारण से गॉन्टलेट को लेकर कैटी के साथ ब्रूस हेंसे से मिलने चला जाता है। और ये बात विलियम और मॉर्गन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके पास सिर्फ यही गॉन्टलेट था। विलियम मॉर्गन को समझाता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें ब्रूस को मारकर उसे रेड हेड के हवाले करके अपनी जान बचानी है, नहीं तो इस जगह सब मारे जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। सीन लेबर कैंप की तरफ मुड़ता है जहां स्नाइडर को पता चल जाता है कि ब्रायन ने उसका की कार्ड चोरी कर माया की मदद की थी। वो ब्रायन से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया है, ये करके तुमने अपनी और इस पूरे लेबर कैंप की जान को खतरे में डाल दिया है। वो एलियंस जिनको रैप कहा जाता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता और वो पल भर में इस पूरे लेबर कैंप को मिट्टी में मिला देंगे, पर अगर तुम मुझे बता दो कि इसमें और कौन कौन शामिल था तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाएगी। ब्रायन भी मजबूरी में होता है और वो माया के सभी साथियों के नाम उसको बता देता है और स्नाइडर ब्रायन की आंखों के सामने उन सभी लोगों को गोली मार देता है। ये देखकर ब्रायन काफी ज्यादा रोता भी है। इस तरफ कैटी और ब्रूस हैंसी से मिलकर उसे गॉन्टलेट और बाकी डेटा दे देते हैं ताकि वो सेफ रह सकें और हैंसी और भी चीजों का पता लगा पाए। बदले में हैंसी फिर कैटी को एमेट का पता बता देता है। असल में हुआ यह था कि एमेट की मदद हैंसी ने छिपने में की थी और वो इस वक्त सेफ हाउस में होता है। यहाँ विल भी सोनिया जहाँ पर पकड़ी गई थी वहाँ पहुंच जाता है तो उस जगह उसको कारेन नाम की एक औरत मिलती है जो कि सोनिया की माँ है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। फिर विल उसको सारी सच्चाई बता देता है कि सोनिया असल में मर चुकी है और ये जानकर कैरन काफी रोती है। इधर बॉब भी सर्विलेंस की मदद से एमेट कहाँ पर छिपा हुआ है ये पता लगा लेता है एंड इस तरफ कैटी को विल से पता चलता है कि एमेट के बारे में बॉब जान गया है और वो किसी भी पल उसको पकड़ने आ सकता है। तो कैटी ब्रूस के साथ एमेट को बचाने जाती है। वो उसे सब कुछ जल्दी से समझाकर भागने को कहती है क्योंकि रेड हेड सोल्जर्स वहाँ पर आ चुके होते हैं। कैटी भी एक कबर्ड में छिप जाती है जिस दौरान रेड हेड एमेट को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर जाते हैं। इसके बाद कैटी घर चली जाती है और ब्रूस जब अपने अड्डे पर पहुंचता है तो विलियम उस पर गन तान देता है जिसमें गोलियां नहीं होती एक्चुअली। और फिर पता चलता है कि मॉर्गन ने विलियम को धोखा दिया था क्योंकि मॉर्गन को ब्रूस पर पूरा भरोसा था और उसकी मदद से ही अब ब्रूस की जान बची है। यहाँ इस पॉइंट पर ब्रूस को ना चाहते हुए भी विलियम को मारना पड़ता है। दूसरी तरफ लेबर कैंप में हेलन खुद स्नाइडर को लेने आती है क्योंकि इस जगह को कभी भी एलियन मिट्टी में मिला सकते हैं। पर स्नाइडर जाने से पहले अपने साथ ब्रायन को भी लेकर जाता है। दिन के निकलते ही सच में लेबर कैंप एक धमाके के साथ मिट्टी में चला जाता है और ये देखकर ब्रायन फिर से काफी दुखी होता है। यहाँ एमेट की पूछताछ खुद बेनेट करता है। तब उसको एमेट बताता है कि मुझे सोनिया ने रिक्रूट किया था और साथ ही बताता है कि रेड हैंड के लीडर कोई और नहीं बल्कि सोनिया की माँ कारेन है जिससे अभी अभी विल मिलकर आया था। पर यहाँ एमेट ये नहीं बताता कि उस दिन उसके भागने में विल ने ही मदद की थी। अब जब कारेन को सोनिया के बारे में विल ने बताया था तो कारेन को लगता है कि विल के कारण ही उसकी बेटी मरी है। बस फिर क्या था, रेड हैंड के लोग विल को घेर लेते हैं, उस पर हमला करने लग जाते हैं। इसी वक्त वहाँ पर चार्ली, ग्रेसी और लिंडसे होते हैं और इनके घुसते ही वो लिंडसे को मार देते हैं और चार्ली ग्रेसी के साथ छिपा होता है। तभी वहाँ पर विल और कैटी पहुंच जाते हैं और लिंडसे की लाश और रेड हैंड की छाप देखकर वो सिचुएशन समझ जाते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी सभी रेड हैंड के आदमियों को शूट कर देते हैं और फिर विल इस तरह अपने दोनों बच्चों को बचा लेता है। उसी वक्त वहाँ पर स्नाइडर ब्रायन को लेकर आ जाता है और उसे घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। इधर विल डिसाइड करता है कि अब वो लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं क्योंकि यहाँ सेफ कुछ भी नहीं है। पर ठीक उसी वक्त दरवाजे पर ब्रायन की दस्तक होती है एंड उसको देखकर विल और केटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब इनका परिवार पूरा हो गया है और ब्रायन भी अपने भाई बहन को देखकर काफी खुश होता है। सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम दो पायलट्स को देखते हैं जिसमें से एक का नाम मारिया होता है। असल में ये दोनों रेजिस्टेंस ग्रुप की है और ये दोनों ब्रूस से मिलने के लिए दीवार के ऊपर से प्लेन के जरिए उड़कर जाने वाले हैं। मगर ये इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि इनको एक ड्रोन देख लेता है जो कि प्लेन को हवा में देखते ही उस पर शूट करने लग जाता है एंड इस धमाके में एक पायलट मारा जाता है मगर मारिया पैरासूट के जरिए बच निकलती है। उसकी बॉल के इस तरफ आने की खबर पूरे एलए ब्लॉक में फैल जाती है जिस कारण मारिया बेनेट को जिम्मेदारी देती है कि जो पायलट उसके साथ था उसका पता लगाओ कि वो पूरा मर गया या जिंदा है एंड इस केस पर बेनेट विल और बॉब को लगा लेता है। क्रैश साइट पर विल को एक रेडियो दिखता है जो कि जाहिर है ये रेडियो मरे हुए पायलट का ही है। अब उसको ये भी पता है कि इस रेडियो की दूसरी फ्रीक्वेंसीज मारिया के रेडियो से मैच करेगी यानी कि वो मारिया से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है एंड इस बारे में विल कैटी से भी शेयर करता है और अब ये दोनों साथ ही साथ ब्रूस का भी साथ देने का फैसला करते हैं
हैं, क्योंकि इसमें विल की फैमिली की भलाई भी है। दूसरी तरफ बॉब को पता चल जाता है कि नोलन के घर से मैडी के जरिए कैटी ने पॉपुलेशन डेटा की फाइल चुराई थी, इसलिए वो बेनेट से बता देता है कि विल भी कैटी के साथ रेजिस्टेंस के लिए ही काम कर रहा था। बेनेट बॉब से इस बारे में और पता करने के लिए कह देता है, तो बॉब एमेट से थोड़ा शक्ति से पूछताछ करता है। तब वो बॉब को बताता है कि मुझे आप लोगों के आने से पहले एक औरत ने बचाने की कोशिश की थी। एंड बॉब को कैटी की एक तस्वीर भी मिल जाती है, जिन सबको वो सबूत बनाकर बेनेट के सामने पेश करता है, और अब बेनेट भी उसे विल की जासूसी और जरूरत पड़ने पर उसे अरेस्ट करने का भी ऑर्डर दे देता है। इस पूरे सिनारियो में कैटी और ब्रूस हेंसे से पायलट मारिया के बारे में पूछने के लिए जाते हैं, पर हेंसे को तो रेड हैंड वालों ने पहले ही मारकर वो गॉन्टलेट भी चोरी कर लिया है, और शायद मारिया भी उसे गॉन्टलेट के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो एलियन टैग के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसमें गॉन्टलेट उनकी काफी मदद कर सकता है। उनकी तैयारी आखिरी जंग की होती है, जो वो रैप यानी कि उन एलियंस के खिलाफ लड़ेंगे। इधर विल जब ब्रूस और कैटी से मिलने जा ही रहा होता है, उससे पहले उसे रेड हेड वाले पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर विल के घर पर भी रेड हेड वाले पहुंच जाते हैं और उसके तीनों बच्चों को हॉस्टेज बना लिया जाता है, जिसका पता जैसे कैटी को लगता है तो वो ब्रूस के साथ मिलकर रेड हेड के सोल्जर्स को मारते हुए अपने बच्चों को फाइनली बचा लेती है। अब ये सभी एक सीवर से होते हुए किसी बंकर जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। इधर विल को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो बेनेट से बताता है कि मैं ब्रूस के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता, पर मैं आपको पायलट के बारे में बता सकता हूँ। विल रेडियो के जरिए कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि मैं हेंसे के लिए काम करता हूँ, एंड इस तरह विल मारिया से मीटिंग फिक्स करता है जहाँ पर उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पहुँचते विल बॉब के डर से कांच की बोतल से वार करके भाग जाता है और मारिया के साथ रेड हेड के चुंगल से आराम से निकल जाता है। फिर वो अपनी फैमिली से मिलता है और मारिया की मुलाकात ब्रूस से करवाता है। मारिया यहाँ पर ब्रूस को बताती है कि वो यहाँ उसकी गॉन्टलेट लेने आई है। नेक्स्ट सीन में हमें सैन फ्रांसिस्को ब्लॉक को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ अनजान लोग एक आदमी को मारकर उसको एक एलियन कैप्सूल या फिर आप कह सकते हैं कि स्लीपिंग पॉड उसमें डालकर लेकर जाते हैं। अब ये लोग कौन हैं, इन्होंने किसे किडनैप किया है और उसको स्लीपिंग पॉड में लेकर क्यों लेकर जा रहे हैं, ये सारे जवाब हमको आगे कहानी में मिल जाएंगे। अब कहानी मैडी की तरफ मुड़ती है, जिससे मिलने के लिए उसकी बहन कैटी आई हुई है, जो कि उसे आखिरकार बता ही देती है कि मैंने ही उस दिन चोरी से पॉपुलेशन डेटा चोरी किया था, और अब ये बात रेड हेड वालों को पता लग गई है। तो शायद हो सकता है कि ग्लोबल अथॉरिटी वाले तुमसे पूछताछ करने आए। तो अगर तुम चाहो तो नोलन को छोड़कर हमारे साथ चलो, क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को धोखा दे सकता है वो तुम्हें धोखा देने में एक पल भी नहीं सोचेगा। शॉर्ट में कहें तो वो तुम्हारी इस मैटर में कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारी कुर्बानी देने से भी नहीं कतराएगा। यहाँ कैटी के इस प्रस्ताव को मैडी तुरंत ठुकरा देती है, क्योंकि उसे नोलन पर भरोसा होता है, लेकिन उसका यह भरोसा तब